सो यस पीपल, हाउ आर यू ऑल? आई होप गाइज आपको अभी तक जितना भी मैंने पढ़ा दिया है, मतलब यूनिट 1 हमारा हो चुका है, यूनिट 3 हमारा थोरोली हो चुका है। इसके बाद में मैंने यूनिट 2 का एक बेस लेक्चर लिया था, मतलब जहां पर हमने कोशिश किया था सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट को समझेंगे। यूनिट 2 को हम लोग बहुत डिटेल में एक फाउंडेशन क्रिएट करेंगे, राइट, कि रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स। और वहां पे मैंने आपको इतने सारे पॉइंट्स बताए थे, मतलब मैंने आपको बोला था मैंने आपकी मॉड्यूल के स्ट्रक्चर के हिसाब से जा ही नहीं रहा हूँ। यहाँ पे मेरा बेसिक मकसद था कि मैं बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन क्रिएट करूँ, ठीक है। और मैं मानता हूँ कि आपने ये सारे नोट्स बना लिए, मैं मानता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि आपने ये सारे नोट्स बना लिए। और इसके बाद में अब जो भी होने वाला है, इट जस्ट लाइक पार्टनरशिप बिकम अ केक वॉक फॉर यू, मतलब बहुत ही आराम से तुम लोग क्या करोगे, कवर करोगे पार्टनरशिप को, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अभी द टारगेट ऑफ दिस लेक्चर इज टू कवर, मतलब सेक्शन 14 ऑनवर्ड, राइट। तो 8-10 सेक्शन हम लोग फिर से इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो पूरा 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 फोकस बनाए रखना, और एक बार सिर्फ समझने पे ध्यान दो। एक बार चीजें तुम्हारे दिल में उतरना शुरू हो गई, रिवीजन तो मैं साइमल्टेनियसली साथ साथ करा ही रहा हूं ना। एक बार चीजें अगर तुम्हारे दिल में उतरना शुरू हो गई ना, उसके बाद में कुछ नहीं होता भाई, तुम लोग खुद के भी अच्छे से अच्छे नोट बना सकते हो। चीजों को समझना इज मोर इंपॉर्टेंट। क्लियर है? लेट्स गेट स्टार्ट विद, इसके बाद में शुरू करते हैं अब, ठीक है। चल रहा हूं, सो एकदम आराम से फोकस करना। सेक्शन 13 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, और बच्चों सेक्शन 13 तक का मैं आपको बोल भी सकता हूँ कि मैंने आपको एक समरी नोट्स भी बना के दिया, राइट। सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 12 भी, फिर सेक्शन 12 क्या बोलता है, सेक्शन 12 13 क्या बोलता है। सर सेक्शन 11 नहीं दिख रहा है? अरे शुरुआती तो सेक्शन 11 से की थी ना। इफ यू सी, हमने जो शुरुआत की थी वही सेक्शन 11 से की थी। तो यहाँ तक तो बड़ा सिंपल सिंपल चल रहा है, बराबर। और सिंपल क्या है, आगे भी बहुत सिंपल है। अब फोकस करेंगे सेक्शन 14, जो बोलता है प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनरशिप। बच्चों व्हेन आई टॉक अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनरशिप, इसको लोग अलग अलग नाम से बोलते हैं। कोई इसको बोलता है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, कोई इसको बोलता है पार्टनरशिप एसेट, कोई बच्चों इसको बोलता है जॉइंट स्टॉक, राइट। तो इसको अलग अलग नाम से हम लोग पहचानते हैं। तो सर पार्टनरशिप तो खुद के नाम में प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है क्या? नहीं। तो सर पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी कैसी है? थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो रहा है, बिकॉज कंपनी खुद के नाम में प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है। सर पार्टनरशिप इज नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी, तो वो अपने नाम में प्रॉपर्टी कैसे होल्ड करेगी? सुनना, पार्टनरशिप के लिए वही प्रॉफिट होगी जो उसके पार्टनर्स ने लाया होगा। जो पार्टनरशिप शुरू है, बिजनेस शुरू है, तो जो जो चीजें हमने बिजनेस के लिए परचेस कर ली होगी, बोलो है ना, एट द एंड दैट प्रॉपर्टी बिलोंग टू पार्टनर्स, लेकिन उसको नाम दे रहे हैं पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। सिंपल है? यस सर। तो बात करेंगे बच्चों सबसे पहले सेक्शन 14। सेक्शन 14 बोलता है पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी। बच्चों पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी में 3 चीज आती है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, बराबर, चाहे वो कैश में हो चाहे वो काइंड में हो, जो पार्टनर्स एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस लेके आए वो। सेकंड पॉइंट, अब बिजनेस शुरू कर रहे हो तो प्रॉफिट कमा रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो, तुमको लगा बिजनेस को एक्सपांड करना है, बिजनेस को एक्सपांड करना है तो कुछ मशीन की रिक्वायरमेंट है, बराबर, कुछ सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो तुम ऐसे समय में जो चीजें तुम परचेस करके लेकर आए, री इन्वेस्ट किया तुमने, जो पैसा तुमने कमाया, और तुमने क्या किया, कुछ चीजें परचेस की, तो एनीथिंग एक्विजिशन फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस इज ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप, राइट। और तीसरी बात बच्चों, जब तुम पार्टनरशिप 8, 10, 15 साल के लिए करोगे, तुम्हारा मार्केट में नाम हो जाएगा, रेपुटेशन हो जाएगा। बोलते हैं ना वो, काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, फिर नाम ऐसा करो या नाम ऐसा करो कि नाम सुनते बराबर काम हो जाए। तो तुम्हारी पार्टनरशिप का नाम इतना बड़ा हो गया कि पार्टनरशिप का नाम सुनते बराबर लोग पहचानते हैं कि ये BC, ये 3 लोग पार्टनर इस फर्म के, राइट। तो अब बोलने का मतलब क्या है? तो आपकी गुडविल मैं बोल रहा हूँ, गुडविल इज ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनरशिप। सिंपल है? एकदम आराम से बोलो यस। चलो देख लो। सो पार्टनर 1, पार्टनर 2, पार्टनर 3, बराबर, इन लोगों ने जो भी कंट्रीब्यूशन लाया, कैपिटल, कहने से वो भी हमारी पार्टनरशिप का प्रॉपर्टी है। आंसर इज सो कैपिटल ब्रॉट बाय पार्टनर्स ऑफ द फर्म इनटू द कॉमन स्टॉक, इनटू द कॉमन स्टॉक नोन एज अ कंट्रीब्यूशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? कंट्रीब्यूशन। अब ये जो कंट्रीब्यूशन लाए किसके लिए लाए? टू कैरी ऑन द बिजनेस, टू कैरी ऑन द बिजनेस। सर दिस इज ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। सिंपल है। सेकंड पॉइंट क्या बोला है? अब जब तुम बिजनेस कर रहे हो तो तुमने प्रॉफिट कमाया, बोलो हाँ। प्रॉफिट कमाया, एक तो पार्टनर विड्रॉ करके लेके चल जाएगा, या फिर आप उसको क्या करोगे, री इन्वेस्ट करोगे। री इन्वेस्ट मतलब क्या? इन्वेस्टमेंट बाय द फर्म, बराबर, ऑफ देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब पार्टनर ने विड्रॉ नहीं किया, उसको री इन्वेस्ट किया, राइट, फॉर द पर्पज ऑफ एक्वायरिंग एसेट। तो बच्चों ये एसेट जो तुम परचेस करके लेके आए ना, इट इज ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनरशिप। सेकंड,
सर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी क्या हो जाती है, गुडविल क्रिएट हो जाते हैं। सो ये भी हमारा क्या हो गया बच्चों, हमारी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी। गुडविल की जब भी हम लोग बात करते हैं तो वो तारे जमीन वाला मूवी वाला सीन आपको याद आ रहा हो, बोले क्या होता है, तो बोलता है ना गुडविल मतलब, वो गुडविल नहीं, वो दूसरे एस्पेक्ट में था, लेकिन उसकी भावनाओं को समझो, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो नहीं दिखता है वो होता है। तो गुडविल को किसी इसी तरीके से हम लोग डिफाइन करेंगे। गुडविल इज, हम लोग देखते नहीं, लेकिन गुडविल मतलब आपका रेपुटेशन। यस और नो, रेपुटेशन दिखता नहीं लेकिन रेपुटेशन होता तो है। बोलो यस और नो। यस। सो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड बट डिफिकल्ट टू डिफाइन, इसलिए पार्टनरशिप एक्ट ने भी बच्चों डिफाइन ही नहीं किया गुडविल को। पार्टनरशिप एक्ट ने भी गुडविल को डिफाइन नहीं किया। तो सर गुडविल को समझे तो गुडविल मतलब क्या, तो बोलते ओवर एंड अबव, ओवर एंड अबव एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय योर इंडस्ट्री। अगर तुम देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे एज में कोई टीचर है, ठीक है, उसका एनुअल इनकम हो रहा है मानो 15 लाख रुपए, ठीक है, और मेरा एनुअल इनकम जो हो रहा है वो 22 लाख रुपीज हो रहा है मानो, ठीक है ना। सो ओवर एंड अबव सतीश सर कितना कमा रहे हैं मार्केट में, इंडस्ट्री में, मतलब स्टैंडर्ड हमारा 15 है, मैं 22 कमा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं 7 लाख एक्स्ट्रा जो कमा रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई गुडविल, बिकॉज ऑफ माई गुडविल। यस और नो। यस। चलो, सो शॉर्टकट ए बी सी डी। अब बच्चों क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है सर पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी में क्या, तो मैं बोलूंगा द अमाउंट ब्रॉट बाय पार्टनर्स एट द स्टार्ट ऑफ द पार्टनरशिप, सेकंड जो एसेट तुमने एक्वायर किया, और तीसरा गुडविल। ये तीनों भी प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनरशिप है, राइट। क्वेश्चन आता है सर एक गाड़ी है पार्टनरशिप के अंदर, फर्म के अंदर एक गाड़ी है, साइकिल है, साइकिल। अब ये साइकिल है ना, पार्टनर्स यूज करते हैं, हमने परचेज किससे किया, फर्म की पैसों से किया, लेकिन पार्टनर क्या करता है ना, इससे अपनी बीवी को घर पे ले जाता है, बीवी को मतलब जॉब पे ले जाता है, जॉब से लेकर आता है, बच्चों को स्कूल में ले जाता है, स्कूल से लेकर आता है, मतलब सर वो सहारा लेता है इस गाड़ी का हर वो काम करने के लिए जो उसके पर्सनल नेचर के है, बराबर। अपने बीवी को घुमाने के लिए भी साइकिल पे लेके जाता है, कभी कभी लॉन्ग ड्राइव पे। तो बोलने का मतलब वो प्रॉपर्टी कौन सी यूज कर रहा है, फर्म की यूज कर रहा है। तो सर अब देखो, है प्रॉपर्टी फर्म की, मजे कौन मार रहा, पार्टनर, तो इसको मैं फर्म की प्रॉपर्टी बोलूं या पार्टनर की प्रॉपर्टी बोलूं, द प्रॉपर्टी विच इज एक्वायर इन द नेम ऑफ पार्टनरशिप, just because just because mere fact it is used by partner, it does not mean it's a property of the partner। अगर कोई पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है जो पार्टनरशिप ने एक्वायर की है, जस्ट बिकॉज उसको यूज कौन कर रहा है, पार्टनर यूज कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पार्टनर्स की प्रॉपर्टी बन जाएगी। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। उल्टा भी तो हो सकता है कि मानो एक पार्टनर ने बच्चों साइकिल लिया, एक पार्टनर ने बच्चों साइकिल लिया, अब ये पार्टनर की साइकिल है पर्सनल, ये उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है बच्चों, लेकिन इस पार्टनर इसको उसने लाया पार्टनरशिप में ए बी सी डी। अब ये ए बी सी डी सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं, इस पार्टनर की साइकिल को यूज कर रहे हैं, सारे के सारे लोग इसी पार्टनर की साइकिल को यूज कर रहे हैं। किधर भी जाना है चलो, क्लाइंट को मिलना है चलो साइकिल पे, बराबर, माल लाना है लो साइकिल पे। क्वेश्चन आता है कि पार्टनर्स की प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी, अगर वो होल एंड सोल बिजनेस के पर्पस के लिए यूज हो रही है, इट मींस क्या वो बिजनेस की प्रॉपर्टी, आंसर इज नो। तो यहाँ पे आ गया, देखो ए बी सी डी 4 पार्टनर है, जिसमें ए की बच्चों बाइक है, यूज इवन बाय पार्टनर फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस, और वो यूज कर रहा है पार्टनर्स किसके लिए बच्चों, बिजनेस के लिए, बराबर। तो क्या इसको पार्टनरशिप की फॉर्म प्रॉपर्टी बोलो, आंसर इज नो। सो इवन द प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली बिलोंग टू अ पर्सन, इट डज नॉट बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनरशिप बिकॉज इट इज यूज फॉर द बिजनेस। लेकिन सर क्या हम इसको पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी बना सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा है अनलेस इट इज इंटेंडेड टू बी ट्रीटेड एज सच। अगर पार्टनर चाहिए तो चाहे तो सारे एग्री करके उसको बिजनेस की प्रॉपर्टी मान सकते हैं, सिंपल है सर, एकदम आराम से। सो यहाँ पे ये हमेशा याद रखना, a property of partnership just because used for the personal purpose of the partner does not mean it's a property of partner, and the same way a property of partner which is used for the purpose of the partnership does not mean it is a property of partnership। अपनी अपनी प्रॉपर्टी, समझ में आ रहा है बच्चों, यस और नो। यस। सेक्शन 15 बोलता है बच्चों एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस। यहाँ पे ये बोला है कि पार्टनरशिप की कोई प्रॉपर्टी होगी तो वो सिर्फ फॉर द पर्पज ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस से यूज होना चाहिए, आपकी पर्सनल पर्पज से यूज मत करो उसको। यस और नो। इट कैन बी चेंज बाय एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में डाल के आप लोग उसको पर्सनल यूज के लिए भी रख सकते हो।
सो इट इज बिकॉज दैट द प्रॉपर्टी इज बिलोंग टू, अब बच्चों सुनना, कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनर, इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिंगल पार्टनर। अब बच्चों सुनना, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, दो बातें बोलिए। क्या? एक होता है कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट, एक होता है प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट। क्या बोल दिया? प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट। सर क्या फर्क होता है? जैसे ये फोन जो है, ये मेरा प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट है, ये मेरा अधिकार है इस फोन के ऊपर, बोलो यस और नो। इसके ऊपर थर्ड पर्सन का अधिकार नहीं है। लेकिन बच्चों अब मेरे घर में जो टीवी है, वो क्या मैं बोल सकता हूँ मेरा टीवी है, मेरे मम्मी का नहीं, मेरे पापा का नहीं, मेरे दीदी का नहीं, मेरे भाई का नहीं है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ? आंसर इज नो, इट इज अ कम्युनिटी इंटरेस्ट, इट हैज कम्युनिटी इंटरेस्ट। भगवान का मंदिर है हमारे घर में, क्या मैं बोल सकता हूँ मेरा मंदिर मम्मी तेरा मंदिर नहीं है? नहीं, ये सबका मंदिर है, हमारा मंदिर है। हमारी इंडिया को ले लो, ये मेरा भारत तुम्हारा नहीं है। अरे तुम बोलोगे ऐसा कैसा? सर ये अपना भारत है। तो जो प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनरशिप होती है ना, उसमें कोई पार्टनर ये नहीं बोल सकता ये मेरा, ये तेरा, ये तेरा। जब तक पार्टनरशिप गोइंग ऑन है, एक बार पार्टनरशिप बच्चों बंद हो गई ना, एक बार पार्टनरशिप बंद होगी ना, उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, उसको डिवाइड कर लो, एग्री कर ले पार्टनर कि देखो टीवी तू ले जा, साइकिल मैं लेके जा रहा, बराबर पैसे तू ले जा। कम्युनिटी प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट कब आता है? जब पार्टनरशिप बंद होती है। जब तक पार्टनरशिप चल रही है, सब तक कॉमन इंटरेस्ट होता है, कॉमन पूल होता है, सिंपल है। यस, बैंक में बच्चों 1,000 रुपए है, 1 लाख, एक सॉरी, यहाँ पे हम लोग क्या करें, 10 करोड़ रुपए रख दिए मैंने बैंक में, बराबर। अब मेरा क्वेश्चन है बच्चों, बैंक में जितना भी पैसा रखा है, क्या मैं बोल सकता हूँ अरे वो जो कैशियर के हाथ में 100 की नोट है वो मेरी है, मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए है, वो मेरी नोट है? नहीं, वो तुम्हारी नहीं है, तुम्हारा कॉमन इंटरेस्ट है। लेकिन वो एक बार तुम्हारे हाथ में आ गए, तुमने विड्रॉ कर लिए, अब वो तुम्हारी हुई। यस और नो? यस सर। सो गुडविल को हमने ऑलरेडी बता दिया बच्चों। अब गुडविल भी एसेट है, तो सर जैसे पार्टनरशिप का कंट्रीब्यूशन किया, एसेट लेकर आए, तो गुडविल, क्या गुडविल को हम लोग सेल कर सकते हैं? आंसर इज यस, यू कैन सेल आउट योर गुडविल। क्यों सर? सी वेरी सिंपल, अगर मानो फॉर एग्जांपल मैंने मेरा चैनल चलाया, नॉलेज हब बाय सतीश भारती, इस चैनल पे बहुत सारे लोग अटैच होने लग गए, राइट। और किसी ने, जैसे अनअकैडमी में मैं पढ़ा रहा हूँ, उन्होंने मुझे बोला कि सतीश सर आपका चैनल हमें परचेस करना है। मैंने बोला ठीक है, नो इशू, ठीक है सर, आपको हम एक अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन ये दे देंगे, क्या बोल सकते हैं, रिवर्ट दे देंगे, लगभग 1 करोड़ रुपीज हम लोग आपको देंगे, क्योंकि हम आपका चैनल परचेस कर रहे हैं। मैंने बोला डन। फिर उन्होंने मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाल सकते कि नहीं? अब ये मेरा चैनल मेरी गुडविल के साथ में एसोसिएट है, बोलो यस और नो बच्चों, यस और नो। तो वहां पर वो मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी डाल सकते हैं कि सर अब यहाँ से 6 महीने तुमने नया चैनल मत ओपन करना, सेम नाम से चैनल ओपन मत करना, 6 महीने तक तुम सीए वाले बच्चों को, सीएस वाले, सीएमए वाले बच्चों को नहीं पढ़ाना। तो ये रिस्ट्रिक्शन वो मेरे ऊपर डाल सकते हैं, और इट इज नॉट कंसिडर एज अ रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, जो सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आता है, इट विल नॉट कंसिडर एज अ रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, ठीक है। आ जाओ, द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस हाउसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ expected future profit over and above the normal profit earned by or undertake belonging to the same class of business। मतलब एक जैसे ही लोग बिजनेस में जितना वो नॉर्मली कमा रहे हैं, आप उससे ओवर एंड अबव जो कमा रहे हो, आपका क्या हो गया? गुडविल हो गया। यस और नो? यस। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जब तुम कर रहे हो बच्चों, पार्टनर्स हैज राइट टू सेल आउट द गुडविल, आप आपकी गुडविल को सेल कर सकते हो, यस और नो, ऑफ द बिजनेस फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इवन इन द अब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट कॉन्ट्रेडरी, बराबर। अब ये फर्म है बच्चों, फर्म ने अपनी गुडविल सेल कर दी फर्म बी को, फर्म ए ने अपनी गुडविल सेल की फर्म बी को। फर्म बी बच्चों आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, क्या? कि तुम एक रीजनेबल समय तक, 2-4 साल तक, 2 साल तक सेम बिजनेस में इंटर मत करना, लोकल लिमिट में हमारे साथ में बिजनेस में। तो फायदा ही क्या है ना बच्चों, ए ने मानो इसको गुडविल सेल कर दी, दूसरा खुद का ऑफिस खोल दिया, लोग कहाँ पे आएंगे? सारे के सारे लोग इधर आएंगे। तो बोले इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, रीजनेबल, यस और नो? यस, ऐसा नहीं तुम जिंदगी भर मत बिजनेस शुरू करना, ऐसा नहीं लगा सकते हो, ठीक है। बाद में जो तुम्हारे कस्टमर हमारे पास आए, अब तुम उसको सॉलिसिट मत करना, उनको सॉलिसिट मत करना, फर्म का नाम कहीं और यूज मत करना, ऐसे रीजनेबल। सो रिस्ट्रिक्शन टू द फर्म ए फ्रॉम द कैरिंग ऑन सच सिमिलर बिजनेस विद इन द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, बराबर, फॉर स्पेसिफिक पीरियड, फॉर यूजिंग द सेम नेम एंड सॉलिसिटिंग द कस्टमर, इन सारी चीजों के लिए आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। सिंपल है बच्चों, यस और नो? यस। सेक्शन 16 बच्चों, सेक्शन 16 क्या बात करता है? सेक्शन 16 बात करता है बच्चों, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है, अगर देखो, डिस्कस द पर्सनल प्रॉफिट ओके बाय पार्टनर अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट मेड बाय द पार्टनर अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। बच्चों अगर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया था, कैसे सर?
जैसे पार्टनर है ए बी सी डी, राइट। अब बच्चों ये जो डी था ना, इसकी मार्केट की नॉलेज बहुत अच्छी है, मार्केट की नॉलेज बहुत अच्छी है। अब रॉ मटेरियल जो है बच्चों हमारी फर्म का, वो रॉ मटेरियल का रेट चालू है अभी मार्केट में, से फॉर एग्जांपल 40 रुपीज। अब इसको डी को मालूम था कि ये जो रेट है ना बढ़ के 100 प्लस जाएगा। तो बच्चों ये डी ने क्या किया, डी ने क्या कर दिया, चुपचाप से रॉ मटेरियल को परचेस किया, 40 रुपीज में परचेस किया। अब उसके बाद में बच्चों जैसे इसने परचेस किया, रॉ मटेरियल का प्राइस चेंज हुआ, चेंज इन द प्राइस, और रॉ मटेरियल का प्राइस हो गया तुम्हारा 120 रुपीज। कितना हो गया बच्चों, 120 रुपीज हो गया। सिंपल है सर, यस। अब पार्टनरशिप फर्म को जब बच्चों रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी, तो वो मार्केट में जाएंगे तो कितने में मिलेगा, 120 रुपए मिलेगा। बच्चों डी ने ही पार्टनरशिप को क्या कर दिया, 120 रुपए में माल भेज दिया। क्या मैं बोल सकता हूँ उसने बच्चों क्या किया, एक ट्रांजेक्शन अपनी फर्म के साथ में किया जहां पे उसने प्रॉफिट कमाया और उसका डिस्क्लोजर उसने फर्म को नहीं दिया, यस और नो, यस। तो इसने ट्रांजेक्शन कमाया बच्चों, कंपनी के साथ में एक ट्रांजेक्शन करके उसने पैसा कमाया। ये हो गया एक चीज। दूसरी चीज बच्चों, अपनी फर्म के अंदर एक साइकिल थी, ठीक है। ये पार्टनर क्या किया, डी, पार्टनर डी क्या किया, इस साइकिल को बच्चों घर पे लेके गया, और वहां पे बच्चों सतीश सर का चालू था फोटोशूट, एसडीबी एंड श्रुति मैडम का, हम दोनों का चालू था बच्चों फोटोशूट, बराबर प्री वेडिंग फोटोशूट शुरू था हमारा। फिर यार हमारा नजर गिरा किधर, इस साइकिल के ऊपर। मतलब क्या बात है, बहुत ही प्यारी साइकिल यार, बहुत ही प्यारी साइकिल है। तो मैंने मिस्टर डी को बोला कि आप ये साइकिल मुझे दे सकते हो, हमें फोटो शूट करना है। तो उसने बोला बिल्कुल दे सकता हूँ, आपको मुझे 5000 रुपीज देने पड़ेंगे, फोटो निकाल, मतलब फोटो रेंट पे दूंगा, 5000 रुपये देने पड़ेंगे एक दिन के। बच्चों मैंने इसको 5000 रुपये दे दिए, इनफैक्ट मैंने इसको 15,000 दिए। आई वॉज सो हैप्पी, बराबर इतनी अच्छी साइकिल मुझे मिली। अब क्वेश्चन ये आता है, सर क्या इसने पैसा कमाया, पर्सनल प्रॉफिट कमाया इसने, लेकिन कैसे कमाया, कैसे कमाया बच्चों, फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, यस और नो। कहीं कहीं पे ये फर्म का नाम यूज करके भी पैसा कमाता है, बोलो यस और नो। सो ये जो भी प्रॉफिट कमाता है इसको फर्म को रिटर्न करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, यस और नो, यस, अकाउंट फॉल करना पड़ेगा। सो यहाँ पे सबसे पहले ये लिखा है, पार्टनर रिसीव्ड क्या है, डिराइव एनी प्रॉफिट, सीक्रेट, कौन सा प्रॉफिट बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग, सीक्रेट प्रॉफिट, ओके, फ्रॉम द ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म, जो उसने बताया मैंने ज्यादा में पार्टनर ने सेल किया। दूसरा, फ्रॉम द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस कनेक्शन विद द फर्म, उसने प्रॉपर्टी यूज की किसकी, बिजनेस की। तीसरा, उसने फर्म का नाम यूज किया, राइट। तो सच प्रॉफिट हैज टू बी अकाउंट फॉर, ओके, एंड पे इट टू द फर्म बाय पार्टनर्स। तो उसने जो भी प्रॉफिट कमाया उसने वो क्या करना चाहिए, फर्म को रिटर्न करना चाहिए, सिंपल है सर, यस। ये हो गया पहला बात। सेकंड, अगर उसने कोई कॉम्पिटिंग बिजनेस से पैसा कमाया है तो वो भी उसको किसको देना पड़ेगा, फर्म को देना पड़ेगा। सर अगर नॉन कॉम्पिटिंग से कमाया है तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन बच्चों पार्टनरशिप एग्रीमेंट में तुम नॉन कॉम्पिटिंग बिजनेस को भी रोक सकते हो, सामने वाले को, आप सामने वाले को नॉन कॉम्पिटिंग बिजनेस करने से भी रोक सकते हो। और अगर मानो आपने पार्टनर्स को रोका कि तू कॉम्पिटिंग बिजनेस भी मत कर और तू नॉन कॉम्पिटिंग बिजनेस भी मत कर, सिंपल है, यस। फिर भी उसने कॉम्पिटिंग बिजनेस किया, आपने उसको रोका, फिर भी उसने किया, तो बोले वो जो भी प्रॉफिट कमाएगा ना वो फर्म को देगा। सेकंड, क्योंकि उसने एग्रीमेंट तोड़ा ना, तो इट्स अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको डैमेज भी पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने पार्टनर को रोका कि तू नॉन कॉम्पिटिंग बिजनेस मत कर, फिर भी अगर उसने नॉन कॉम्पिटिंग बिजनेस किया, तो ऐसे केस में उसको डैमेज देना पड़ेगा, उसको प्रॉफिट रिटर्न करने का जरूरत नहीं है। प्रॉफिट तो नॉन कॉम्पिटिंग बिजनेस का है ना, थोड़ी ना रिटर्न करेगा, डैमेजेस इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि एग्रीमेंट तोड़ा है। सो पार्टनर कैरी ऑन द एनी टाइप्स ऑफ बिजनेस, राइट, चाहे वो सम सेम नेचर कॉम्पिटिंग बिजनेस होगा, चाहे वो नॉन कॉम्पिटिंग बिजनेस होगा, ठीक है। अगर वो कॉम्पिटिंग बिजनेस कर रहा है, हियर सच प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनर्स फ्रॉम अदर बिजनेस विच आर कॉम्पिटिंग नेचर, ओके, हैज टू बी अकाउंट फॉर द पे टू द फर्म, उसको फर्म को देना पड़ेगा, unless expressed in the agreement, okay, that any profit earned by other competing business shall not be account for। अगर एग्रीमेंट से चाहो तो आप उसको माफ कर सकते हो। नेक्स्ट, एंड यहां पर भी जो क्या बोला है, देयर सच प्रॉफिट विल नॉट बी अकाउंट फॉर, अगर वो नॉन कॉम्पिटिंग बिजनेस कर रहा है बच्चों, तो वहां पर उसको प्रॉफिट फर्म को देने का जरूरत नहीं है,
एग्रीमेंट में लिखा होगा तो फिर अलग बात है। सिंपल है, बोलो यस और नो गाइस, यस और नो, यस। अब राइट्स एंड द ड्यूटीज ऑफ पार्टनर आफ्टर चेंज इन द फर्म, बहुत इंपॉर्टेंट, फोकस करना 100%। ये कंसेप्ट आपको मैं समझाता हूँ। तो अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ ना, सेक्शन का नाम क्या है, सेक्शन 70, राइट्स एंड द ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर आफ्टर चेंज इन द फर्म। अब बच्चों फर्म में चेंज कैसे हो सकता है, किसी पार्टनर का आना, चेंज इन द नेचर ऑफ फर्म, किसी पार्टनर का जाना, मतलब किसी का आना किसी का जाना, या जिस पर्पज से तुमने बिजनेस शुरू किया था वो नहीं करना, आप कोई और बिजनेस करना। मतलब हम सोचे थे आईटी कंपनी डालेंगे, एजुकेशन वाला काम लेके बैठे हुए, तो कहना ऐसे कुछ, मतलब इसको अगर मैं मेरी शब्दों में बोलूं, किसी का आना किसी का जाना और भल कुछ करना, भल कुछ मतलब जो डिसाइड किया वो नहीं करना, कोई और काम करना, राइट। तो ऐसे वाले केस में एक पार्टनर्स की राइट्स और ड्यूटीज में क्या चेंज आ सकता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वाले लेक्चर में, ठीक है, मतलब यहाँ पर अभी। तो ध्यान देना, आफ्टर चेंज इन द फर्म, फर्म में कैसे चेंज हो सकता है, सो बोले एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर हो सकता है, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर हो सकता है, बोलो यस और नो, यस। और कैरी ऑन द बिजनेस अदर देन द बिजनेस फॉर विच द फर्म इज ओरिजिनली फॉर्म। तो ऐसे वाले केस में देयर इज नो चेंज इन द राइट्स एंड द ड्यूटीज, द राइट्स एंड द ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर बिफोर एंड आफ्टर विल रिमेन द सेम, सब कुछ सेम रहेगा, सिंपल है, यस। Where the change occur in the constitution of the firm, the mutual rights and the duties of the partners in reconstituted firm, जो नई फर्म रहेगी, रिमेन सेम, क्या बोल दिया बच्चों, सेम रहेगा, कुछ बदलाव नहीं आएगा। नेक्स्ट, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म्स ऑफ द फर्म, बच्चों सुनना, आपकी पार्टनरशिप फर्म थी, पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड, फिक्स पीरियड, राइट। सो आपने बनाया था 3 साल की पार्टनरशिप, तो शुरू हुई 3 साल कंप्लीट हो गए, 3 ईयर कंप्लीट हो गए, फिर भी हम पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर रहे हो, तो बोले ऑल द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, सुनना, जो भी आपकी म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज पहले थी ना, विल बी सेम, यही आपके म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज रहेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट है जिसको समझना है बच्चों, जिसको समझना है, बड़े आराम से समझना, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, आपको नहीं लगता है आपकी पार्टनरशिप फिक्स पीरियड के लिए थी, फिक्स पीरियड के लिए थी, राइट। जब पार्टनरशिप फिक्स पीरियड के लिए होती है ना, तो वहां पे बच्चों आपके पास कुछ अधिकार होते हैं। सर कैसे, फॉर एग्जांपल, पार्टनरशिप जैसे ही फिक्स पीरियड एंड होता है, तुम्हारी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी, यस। और अगर आपको डिसॉल्व करना है बिफोर, अगर आपको डिसॉल्व करना है बिफोर पीरियड, तो ऐसे केस में बच्चों कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर चाहिए था, बोलो हाँ या ना, आंसर इज यस। अब आपकी जैसी फिक्स पीरियड की पार्टनरशिप बच्चों कंटिन्यू होती है बियॉन्ड फिक्स पीरियड, 3 साल का था, तो ये हो गई अब पार्टनरशिप एट विल, ये हो गई पार्टनरशिप एट विल। बच्चों पहले डिसोल्यूशन के लिए विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर हुआ करता था, बोलो यस। अगर अब आपको डिसोल्यूशन करना है तो कहना है इसे, अब जो डिसोल्यूशन होगा वो कैसे होगा, कहना है इसे नोटिस बाय वन पार्टनर इन राइटिंग, मैंने बता दिया था, एक पार्टनर भी, तो ये चेंज हो जाएगा। बाकी म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज जो रहेंगे ना तुम्हारे, म्यूचुअल राइट और ड्यूटीज दैट विल बी सेम, मतलब तुम्हारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तुम्हारा कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशो बराबर, बाकी जो भी है तुम्हारी अथॉरिटीज, वो सारा फिक्स रहेगा, सिर्फ बेसिक सा ये कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं फटाफट फटाफट। सो यहाँ पे क्या बोला है, सुनना अब। सो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप पीरियड, तो वेयर द पार्टनरशिप गोज आफ्टर द एंड ऑफ द फिक्स टर्म, मतलब 3 साल के बाद, मतलब 3 साल 4 साल जो भी तुमने डिसाइड किया था, द म्यूचुअल राइट्स एंड द ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर इन द फर्म रिमेन सेम, क्या बोल दिया, आपका राइट ड्यूटी सेम रहेगा एज बिफोर एक्सपायरी, जैसे एक्सपायरी के, एंड देयरफॉर देयर में बी कंसिस्टेंट विद द इन, क्या बोला है, इंसिडेंट ऑफ द पार्टनरशिप एट विल। लेकिन सुनना, जब तक वो एक दूसरे के साथ में इनकंसिस्टेंट नहीं होती, बाकी सारी बातें सेम रहेगी। मतलब सर इनकंसिस्टेंसी कहाँ पे हो रही थी, जैसे मैंने बोला था पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड डिसोल्यूशन अगर करना होगा तो विथ कंसेंट ऑफ ऑल होता था, कंसेंट ऑफ ऑल होता था, लेकिन पार्टनरशिप एट विल को डिसॉल्व करना है तो इवन नोटिस बाय
सिंगल पार्टनर, एक पार्टनर भी नोटिस देते तो फर्म डिसॉल्व हो सकती है। तो वहां पे जब तक इनकंसिस्टेंट नहीं होते बाकी सारे म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज सेम रहते हैं, ये लिखना है। वेयर द एडिशनल अंडरटेकिंग आर कैरिड आउट, पहले तुमने बिजनेस मतलब ए बी सी, बच्चों इन्होंने बिजनेस शुरू किया कंस्ट्रक्शन का, फिर इनको लगता है कंस्ट्रक्शन के साथ में हम लोगों ने ना आईटी कंपनी भी खोलनी चाहिए, फिर आईटी शुरू किया, फिर इनको लगता है हम लोगों ने एजुकेशन भी शुरू करना है, एजुकेशन। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये नए नए बिजनेस, पहले एक बिजनेस था अब ये 2-3 नए बिजनेस ला रहे हैं। तो बोले म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी इन द कंस्ट्रक्शन बिजनेस जो रहेगा ना वही उनका आईटी के लिए रहेगा और वही उनका एजुकेशन के लिए भी रहेगा। सिंपल है, यस। सो the mutual rights and duties of the partners in the firm remains same for all the additional undertaking, जितने भी additional undertaking कर रहे हो। तीन बातें बोली थी बच्चों, क्या बोला था, चेंज इन द फर्म मतलब किसी का आना किसी का जाना भल कुछ करना। तीसरा आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड, एक फिक्स पीरियड था उसके बाद में भी कंटिन्यू कर रहे हो तो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज रिमेन द सेम टिल द पॉइंट इट इज नॉट इनकंसिस्टेंट विद पार्टनरशिप एट विल, और वेयर द एडिशनल अंडरटेकिंग इज टेकन, बराबर एडिशनल अंडरटेकिंग लिया तो भी आपकी पार्टनरशिप का सेम ही रहेगा, राइट। चलो डन। सो हियर वी आर डन विद द सेक्शन 17। बच्चों अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो, मैं बोल रहा हूँ यहीं पे पॉज करो। सेक्शन 14 किसके बारे में बात करता है बच्चों, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। एक बार रिवाइज करो, एक बार रिवाइज करो क्या क्या चीजें थी सेक्शन 14 के अंदर। प्रॉपर्टी ऑफ फर्म में 3 चीजें आती है, कॉन्ट्रीब्यूशन, फिर एडिशनल इन्वेस्टमेंट तुमने जो किया एसेट एक्वायर की, और थर्ड गुडविल। सिंपल है, बोलो यस और नो, यस। तो वो बात कर रहा था कौन, आपका सेक्शन 14। देन कम टू द सेक्शन 15 गाइस। सेक्शन 15 में आ जाओ आप, तो आपको क्या पता चलेगा 14 के बाद में कि जो भी प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म है वो सिर्फ बिजनेस के पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए, पर्सनल पर्पस के लिए नहीं, ठीक है। सेक्शन 16 किसके बारे में बात करता था सर, सेक्शन 16 बात करता था पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय द पार्टनर्स। चाहे फिर दो बातें, फर्म की ट्रांजेक्शन से फर्म के नाम में या फर्म की प्रॉपर्टी से करें अकाउंट करो, चाहे कॉम्पिटिंग बिजनेस से करो नॉन कॉम्पिटिंग बिजनेस से, कॉम्पिटिंग बिजनेस से कर रहे हो तो फिर वहां पे आपको प्रॉफिट अकाउंट पे करना पड़ेगा, नॉन कॉम्पिटिंग के लिए नहीं करना पड़ेगा। लेकिन पार्टनरशिप आपको क्या कर सकता है बच्चों, रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, ना ही आप कॉम्पिटिंग करो ना ही आप क्या करो नॉन कॉम्पिटिंग करो। फिर भी आपने बिजनेस कर लिया कॉम्पिटिंग या नॉन कॉम्पिटिंग, कॉम्पिटिंग बिजनेस किया तो आपको डैमेजेस प्लस प्रॉफिट रिटर्न करना पड़ेगा, और इन केस ऑफ नॉन कॉम्पिटिंग बिजनेस डैमेज देना पड़ेगा, प्रॉफिट रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिंपल। फिर हमने बच्चों सेक्शन 17 पढ़ा जो बोलता है कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज, किसी का आना किसी का जाना भल कुछ करना, या फिर तुमने क्या कर दिया बच्चों, एक्सपायरी ऑफ पार्टनरशिप पीरियड हो रहा है उसके बाद आगे भी कंटिन्यू कर रहे हो, या फिर आपने एडिशनल बिजनेसेस एंटर करना शुरू कर दिया। आपकी म्यूचुअल एंड राइट्स एंड ड्यूटीज सारी चीजों में एक जैसी ही रहेगी, जैसे पहली थी वैसे आगे कंटिन्यू होगी। तो ये सब आपने रिवाइज करना है मॉड्यूल से, अभी के अभी पढ़ो, ये होने के बाद में ही सेक्शन 18 ऑनवर्ड पढ़ना। अब देखो अब क्या करेंगे, अब आप लोगों को जो सेकंड स्लॉट, एक स्लॉट हमने बता दिया बच्चों सेक्शन 14 से लेके सेक्शन 17 तक का, ठीक है। सो जब भी आप रिवीजन करने बैठो सबसे पहले आप यूनिट 1 उठाओ जो मैंने आपको पढ़ाया था, डन। फिर सर यूनिट 2 उठाओ, नहीं सॉरी 3 उठाओ, रजिस्ट्रेशन और डिसोल्यूशन। फिर यूनिट 2 उठाएंगे, जब यूनिट 2 उठाएंगे तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, बेसिक, जो मैंने आपको बताया, राइट। वहां पर हम लोग करेंगे सेक्शन 9 से सेक्शन 13। फिर सेकंड स्लॉट पढ़ना है बच्चों सेक्शन 14 से लेके सेक्शन 17। अब थर्ड स्लॉट जो हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 18 से लेके सेक्शन 27 तक। ऐसे आपको स्लॉट स्लॉट में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इस वाले टॉपिक को। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बच्चों सेक्शन 18, एकदम आराम से फोकस करना। सेक्शन 18 क्या बोलता है, पार्टनर टू बी एजेंट ऑफ द फर्म, और इसके ऊपर क्वेश्चन आया देखो, what are the implied authority, what are the statutory restriction by implied authority, और बच्चों इसके ऊपर फिर क्या है, इन द absence of the uses custom trade, मतलब implied authority नाम का। अब मैं आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूँ सबसे पहले, तो इसको पहले हम लोग समराइज तरीके से समझेंगे बच्चों, ठीक है ना, पहले एकदम समरी तरीके से इसको समझेंगे और फिर उसके बाद में हम लोग बेरेक का जो लैंग्वेज है इन डेप्थ लेवल का नोट्स है ना वहां पर जाएंगे। लेकिन अभी का टारगेट हमारा ये है, ठीक है, सिंपल तरीके से, एकदम सिंपल तरीके से देखेंगे चीजों को, प्यार मोहब्बत में समझना। सेक्शन 18 बच्चों बोलता है कि हमारे जो पार्टनर्स होते हैं ना इनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी होती है, मतलब वन पार्टनर इज लायबल फॉर एक्ट ऑफ अनदर पार्टनर। क्या बोल दिया, वन पार्टनर इज लायबल फॉर एक्ट ऑफ अनदर
पार्टनर। सर ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ एवरी पार्टनर, हर एक पार्टनर क्या है बच्चों, कहना से प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट फॉर अनदर पार्टनर, डोंट से फॉर द फर्म, फॉर अनदर पार्टनर्स। ठीक है, इसका ही मतलब क्या मैं बोल सकता हूं, अ पार्टनर हैज राइट, बराबर, टू बाइंड अनदर पार्टनर बाय हिज एक्ट एंड ही कैन आल्सो बाइंड हिमसेल्फ बाय एक्ट ऑफ अनदर पार्टनर। सिंपल है, यस। सो इट इज सेक्शन 18 विच टॉक अबाउट द म्यूचुअल एजेंसी, स्पेसिफिकली बता रहा हूं। ठीक है, सो आपको ध्यान देना है सेक्शन 18, बराबर, एवरी पार्टनर इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। अगर 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 वो पार्टनर अपनी स्कोप ऑफ अथॉरिटी के अंदर रह के काम कर रहा है, तो यहां पे ओनली इफ they act under their scope of authority, यहाँ पे वर्ड किया है बच्चों यूज ओनली, अगर वो अपने स्कोप ऑफ अथॉरिटी के अंदर रह के काम कर रहे हैं तो ही हम बोलेंगे वो अदर पार्टनर्स के लिए क्या है सर, एप्लीकेबल है। यस और नो? यस सर। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, पूरा पूरा फोकस करना। सर स्कोप ऑफ अथॉरिटी कहां पर लिखी है, स्कोप ऑफ अथॉरिटी कहां पर लिखी है? तो एक होता है बच्चों आपका एक्सप्रेस अथॉरिटी, ठीक है, आपके पास एक अथॉरिटी है एक्सप्रेस अथॉरिटी, इसके लिए कोई सेक्शन नहीं है, नो सेक्शन लिखा नहीं है। ठीक है, एक होती है आपकी इंप्लाइड अथॉरिटी, और सेक्शन ये कहां पे लिखा है सर, सेक्शन 19 और सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 22 जो बात करता है आपकी इंप्लाइड अथॉरिटी, कब एक पार्टनर की अथॉरिटी इंप्लाइड माना जाएगी। मतलब आपको देखो एक्सप्रेस अथॉरिटी को समझना, एक्सप्रेस अथॉरिटी मतलब जो हमने डिसाइड किया है, जैसे मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप में हमने पहले से ही डिसाइड करके रखा कौन हमारा अकाउंट का काम देखेगा, कौन हमारा कंप्लायंसेस का काम देखेगा, कौन हमारा सेल परचेस का काम देखेगा, कौन हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज का काम देखेगा, ये हमने डिसाइड कर लिया, तेरा ये तेरा ये तेरा ये तेरा ये, तो ये हो गया हमारा राइटिंग में एक्सप्रेस अथॉरिटी। बोलो यस और नो? एक होता है बच्चों एक्सप्रेस, मतलब आपने बोला नहीं है कि ये तेरा काम है, बिंग अ पार्टनर ये मेरे पास अधिकार है। अरे यार कोई भी एक नॉर्मल से बात करो, मानो सतीश सर का फॉर्म लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, सतीश सर का सीएस का फॉर्म है बच्चों ए बी सी डी, हम लोग 4 पार्टनर हैं, ठीक है। अब बच्चों हमारी फर्म का बिजनेस क्या है, हम लोग पीसीएस है, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है। तो कहना है हर एक पार्टनर को अधिकार है कि वो कंपनी फॉर्मेशन का कॉन्ट्रैक्ट करे, मतलब कंपनी बना के देने का, कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, बोला नहीं हमने किसी को, लेकिन हर किसी के पास अथॉरिटी है। क्या हर एक पार्टनर के पास अधिकार है बच्चों कि कंपनी एक्ट में 2013 में कोई भी काम होगा तो वो लोग करें, फेमा के अंदर जो भी काम होगा वो लोग करें, यस और नो? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर कोई भी काम होगा हम सभी लोग कर सकते हैं, एलएलपी के अंदर कुछ भी काम है हम लोग सारे कर सकते हैं हमारी फर्म के बिहाफ में, यस और नो? क्योंकि ये इंप्लाइड है, हर एक पार्टनर को इतना तो अधिकार होता ही होता है ना, बोल की जरूरत नहीं है। जल्दी बताओ यस और नो गाइस, यस और नो? यस। इसके बाद में बच्चों सर इंप्लाइड अथॉरिटी कहाँ पे बात करता है, सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 22, कब फर्म लायबल रहेगी, बराबर, अपने पार्टनर्स के एक्ट के लिए, वन पर्सन इज लायबल फॉर एक्ट ऑफ अनदर पार्टनर स्कोप अप। और बच्चों सेक्शन 21 विच गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट, इमरजेंसी, आपका अधिकार इन केस ऑफ इमरजेंसी, सुनना, ये होगा सेक्शन 21। सिंपल है, चलो अब बच्चों सुनना, इंप्लाइड अथॉरिटी में क्या क्या आता है, इंप्लाइड अथॉरिटी में क्या क्या आता है ये हमें बताया नहीं है, ये हमें बताया नहीं, लेकिन ये डिफर करता है फर्म से फर्म पर, फर्म टू फर्म डिफर करता है। एग्जाम्पल लेंगे सर, सो क्लैरिटी बहुत बढ़ जाएगी। देखो यहाँ पे 2 फर्म रख रहा हूं मैं बच्चों, एक फर्म है पीसीएस की, मतलब कंपनी सेक्रेटरी की, क्या मैं बोल सकता हूँ इट इज इम्प्लाइड, ये हर एक पार्टनर के पास अधिकार है बच्चों, ये हर एक पार्टनर के पास अधिकार है, वो लोग क्या कर सकते हैं सर, वो लोग कंपनी एक्ट 2013 का काम कर सकते हैं सर, वो एलएलपी एक्ट 2008 का काम कर सकते हैं, और सर हम लोग आईपीआर और फेमा का काम कर सकते हैं। ये तो इम्प्लाइड है ना,
व्हाट इज नॉट इम्प्लाइड? लोन लेना, बराबर, या लोन देना, रिसीव एंड गिव, बेसिक है। नहीं होता है हर पार्टनर के पास ये अधिकार, कि किसी किसी पार्टनर का अधिकार हम लोग रोक देते हैं कि भाई पैसों से लेके काम तू मत कर, यस और नो। या फिर अगर मैं आपको बोलूं, और क्या नहीं आ सकता है पार्टनर के हाथ में, पीसीएस वाले फर्म में क्या नहीं आ सकता है पार्टनर के हाथ में? प्रॉपर्टी को सेल परचेस करना, प्रॉपर्टी को सेल करना, परचेस करना ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर पार्टनरशिप, ये उसके अथॉरिटी में नहीं आएगा, क्योंकि यार ये तुम्हारा नॉर्मल बिजनेस नहीं है, ये तुम्हारा नॉर्मल बिजनेस नहीं है। वहीं पे बच्चों अगर मैं बात करूं तुम लोगों से, सो आपको ऐसा नहीं लगता है कि एक बैंक है, क्या है सर, एक बैंक है, और अगर मैं बैंक की बात करूं तो वहीं पे लोन लेना और लोन देना, भले ही वो प्रैक्टिसिंग सीएस के लिए इम्प्लाइड नहीं है, लेकिन कहना है इनके लिए वो इम्प्लाइड है कि हाँ ये तो अधिकार हर एक पार्टनर के पास है। क्या मैं बोल सकता हूँ इनके लिए ये इम्प्लाइड है, यस और नो? नॉर्मल है ना, बैंक के लिए पैसा लेना पैसा देना नॉर्मल काम है, तो वहां पे हम मानेंगे उनके पास अधिकार है। सो इन शॉर्ट बताने का क्या है, इम्प्लाइड अथॉरिटी जो होती है ना वो फर्म से फर्म पे डिफर करती है। मेरे इसमें क्या इम्प्लाइड है, जरूरी नहीं तुम्हारे बिजनेस भी वही इम्प्लाइड रहना चाहिए, सिंपल है, यस और नो। अब क्वेश्चन ये आ गया, सर फिर तो हजारों किस्म की कंपनी है, हजारों किस्म के बिजनेस है, कैसे पता चले कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए कुछ काम कर रहा है? तो क्या ये मतलब ए ने, सर अगर ए ने कुछ ट्रांजेक्शन किया, बराबर, तो फर्म लायबल रहेगी या नहीं रहेगी? बी लायबल रहेगा नहीं रहेगा? कैसे पता चले कि उसके पास इम्प्लाइड अथॉरिटी है या नहीं है? तो बच्चों इसके लिए इन्होंने तीन बातें बोली, सेक्शन 22 सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, सुनना। अगर तीन चीजें रही तो हम मानेंगे ये काम इम्प्लाइड अथॉरिटी में किया गया है। पहली बात क्या है, इट मस्ट बी रिलेटेड टू ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। क्या बोल दिया, ये आपके नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड, जैसे कंपनी फॉर्मेशन, कंपनी का रिस्टोरेशन, एनसीएलटी में केसेस लड़ना, बराबर, ये हमारे लिए नॉर्मल काम है, तो मैं मान सकता हूँ कोई भी पार्टनर हमारा एक्सेप्ट कर सकता है इस काम को। दूसरा, नॉर्मल मैनर में और नॉर्मल वे में वो बिजनेस होना चाहिए। मतलब क्या, सुनना, पहले बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। अब सीएस के फर्म में तुम क्या कर रहे हो, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी सेल परचेस करने का काम कर रहे हो, तो दैट इज नॉट योर इम्प्लाइड अथॉरिटी, क्योंकि वो तुम्हारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। अगर कोई बैंक है और बैंक क्या कर रही है बच्चों, कंपनी फॉर्मेशन करके देने का कॉन्ट्रैक्ट बना रही है कि तुमको कंपनी बना इनकॉर्पोरेट करके देंगे, दैट इज नॉट द नॉर्मल कोर्स, बराबर। सो पहले आपके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, यूजुअल मैनर में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नॉर्मल वे, लिखा है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नॉर्मल वे। इसका मतलब क्या होता है, देखो बच्चों, सी वेरी सिंपल, जब भी हमारे पार्टनरशिप में कोई भी हमारे यहाँ पे काम करने के लिए आता है फर्म में, तो क्या ना, ऐसे हम लोग पहले मीटिंग प्लेस डिसाइड करते हैं कि आपको हमारे ऑफिस आना पड़ेगा, ठीक है, और ऑफिस में हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करते हैं, बोलो यस और नो, और उसके बाद में हम लोग उनको मेल करते हैं, बोलो यस और नो। ये हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, इस तरीके से हम लोग और सामने वाले का हम लोग क्या मंगाते हैं, सिग्नेचर मंगाते हैं, एक्नॉलेजमेंट मंगाते हैं, ठीक है, कि आप हमें रिप्लाई कर दो हमारे मेल को यस बोल के, ठीक है, तो एक्नॉलेजमेंट दे दो, या फिर हमने आपको जो डॉक्यूमेंट भेजा उसके ऊपर साइन करके हमें स्कैन करके वापस भेजो। दिस इज द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, मेरी फर्म में ऐसा काम होता है। अगर मानो किसी पार्टनर ने बाहर किसी क्लाइंट से डील कर दिया, राइट, उसके बाद में उसने कोई मेल नहीं किया ऑफिस में से, उसने ना ही सिग्नेचर मंगाया ना ही एक्नॉलेजमेंट मंगाया, तो वो काम वो नॉर्मल कोर्स में नहीं कर रहा है, वो छुप के कर रहा है, तो उसके लिए फर्म लायबल नहीं होगी, दैट इज नॉट इम्प्लाइड अथॉरिटी। वो हम लोग नहीं बोलेंगे फर्म इज नॉट लायबल फॉर दैट एक्ट, राइट। और तीसरा काम, दैट वो काम फर्म के नाम में होना चाहिए, इन द नेम ऑफ द फर्म। मानो कोई पार्टनर है जो काम कर तो रहा है लेकिन फर्म के नेम में नहीं कर रहा है, मतलब वो पहले बोल दिया कि देखिए मैं मेरे पर्सनल लेवल पे काम करके दे रहा हूँ, तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज इम्प्लाइड अथॉरिटी। तो फर्म इज लायबल ओनली इन थ्री केस, अगर वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है, नॉर्मल वे ऑफ डूइंग बिजनेस है, और इन द नेम ऑफ द फर्म होगा, तो ही हम लायबल रहेंगे फॉर द एक्ट ऑफ अनदर पार्टनर,
एल्स वी आर नॉट लाइबल। सेक्शन 18 ने क्या बोला था बच्चों, याद आ रहा है आपको? इम्प्लाइड। फिर से हम लोग आगे आ गए स्कोप ऑफ अथॉरिटी में, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड इमरजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड में हम लोग पढ़ रहे थे, इम्प्लाइड में भी हम बाइंडिंग तभी रहेंगे जब हम लोग तीन चीजों को सेटिस्फाई करेंगे। वो नॉर्मल कोर्स ऑफ वे में क्या बोल सकते हैं, बिजनेस से, नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड, नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, नॉर्मल वे ऑफ डूइंग बिजनेस में होना चाहिए, फर्म के नाम में होना चाहिए। तीसरा बात, अब सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 बच्चों, यहां से आते डायरेक्ट क्वेश्चन। व्हाट इज नॉट इम्प्लाइड अथॉरिटी? इम्प्लाइड अथॉरिटी में क्या नहीं आता है? तो बच्चों इजी है, 8 पॉइंट जस के तस लिखना है, आपको मार्क मिलेंगे 4 पक्के पूरे पूरे। तो 8 पॉइंट जैसे कि जैसे कैसे मैं आपको बताऊंगा याद करने के लिए। बच्चों 4 डिस्प्यूट है, 2 इमूवेबल प्रॉपर्टी है, एक बैंक से रिलेटेड है और एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट से रिलेटेड है। कैसे? 4 डिस्प्यूट, एक बैंक, 2 इमूवेबल प्रॉपर्टी और तीसरा पार्टनरशिप। इसको अपन थोड़ा उल्टा पढ़ेंगे। एक पार्टनर जाके पूरी पार्टनरशिप के बिहाफ में किसी और के साथ में पार्टनरशिप नहीं कर सकता। सिंपल है, अ सिंगल पार्टनर कैन नॉट एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मतलब 4 लोग है, ए बी सी डी। ए गया सामने किसी के साथ में पार्टनरशिप में एंटर हो गया, चलो हमारी फर्म तुम्हारे साथ में पार्टनरशिप में एंटर हो रही है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। पहला पॉइंट, दिस इज, वो उसकी इंप्लाइड अथॉरिटी के अंदर नहीं है। अगर वो ऐसा कुछ काम करता है देन फर्म इज नॉट लायबल। सेकंड, इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसी भी पार्टनर के पास इतना अधिकार नहीं है कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेस करे, इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करे। तो ये भी आपका आउटसाइड द स्कोप ऑफ अथॉरिटी आ गया। तीसरा, बैंक अकाउंट ओपन करना ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इंडिविजुअल कैपेसिटी में, गया अकेला, चलो बैंक अकाउंट ओपन कर दो हमारी फर्म के नाम का और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि मेरे पास अथॉरिटी, दिस इज नॉट। कम से कम 2 पार्टनर चाहिए रहेंगे तुम्हारे, कम से कम अथोराइज करना चाहिए आपको सारे पार्टनर्स में, तब हो सकता है। तो सिंगल पार्टनर कैन नॉट गो एंड ओपन द बैंक अकाउंट। तो 3 बातें हम लोगों ने, 4 बातें देख ली। पार्टनरशिप में एंटर नहीं हो सकता, एक पार्टनर जाके पार्टनरशिप के बिहाफ में पार्टनरशिप में एंटर नहीं हो सकता है। दूसरा बच्चों, इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेस नहीं, एक्वायर नहीं कर सकते या सेल नहीं कर सकते हो पार्टनर। बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकते ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म डायरेक्टली इन इंडिविजुअल कैपेसिटी। नेक्स्ट बच्चों, डिस्प्यूट, 4 बातें डिस्प्यूट से रिलेटेड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या? डिस्प्यूट ऑफ अ फर्म इन द सिंगल, क्या बोल सकते हैं, सिंगल पार्ट। देखो बच्चों, सिंगल पार्टनर कैन नॉट गो फॉर रेफर टू आर्बिट्रेशन। अगर पार्टनरशिप का कोई डिस्प्यूट चालू है, ठीक है, मानो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एबीसी एंड एसोसिएट। अब हम लोगों के बीच में डिस्प्यूट शुरू है, हमारे बीच में डिस्प्यूट शुरू है, तो इसमें से ए पार्टनर जो है ना, वो जाके बोलता है चलो आर्बिट्रेशन में डाल दिया मैंने आपका केस। आर्बिट्रेशन मतलब इट्स अ, रादर देन गोइंग इनटू कोर्ट, हम लोग थर्ड पर्सन के पास जाके हमारे केस को रिजॉल्व कर रहे हैं। तो एक पार्टनर के पास इतना अधिकार नहीं है कि वो जाके सीधा आर्बिट्रेशन को रेफर कर दे अपनी फर्म की सूट को। सिंपल है, यस। कांट रिलिंग्विश एंड कॉम्प्रोमाइज। बच्चों सुनना, हम लोगों को रिलायंस इंडस्ट्री से 2 करोड़ रुपए लेना बाकी था। अब धीरू भाई, मुकेश अंबानी बोल रहे थे नहीं 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 भाई, इतना मैं दे ही नहीं सकता, अपना कैपेसिटी नहीं है। तो एक पार्टनर बोलता है 2 करोड़ नहीं दे सकता ना, बोले नहीं दे सकता, एक काम करियो 1.5 करोड़ दे दियो, तू भी फ्री मैं भी फ्री। और नीता भाई भी को बोलना मैंने याद किया बराबर। अब सुनना सुनना सुनना, किसी एक पार्टनर को इतना अधिकार नहीं है कि वो बोले 2 करोड़ मत दे, या फिर एक काम करो 2 करोड़ मत दे, 1.5 करोड़ दो, 1 करोड़। एक पार्टनर के पास अधिकार नहीं है कि वो किसी भी फर्म के क्लेम को रिलिंग्विश कर दे, बराबर, कॉम्प्रोमाइज करके ले कि ठीक है इतना नहीं तो इतना तो दे दो। एक पार्टनर नहीं, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर पॉसिबल है, एक पार्टनर नहीं कर सकता। कांट विड्रॉ सूट। अब बच्चों मानो केस फाइल करके रखा था हमने किसी कोर्ट में, एक पार्टनर जाता है सूट को विड्रॉ करता है, हमको नहीं करना है बोल केस आगे, तो ऐसा भी अलाउ नहीं है, सारे पार्टनर मिलकर कर सकते हैं, एक पार्टनर नहीं कर सकता है। ठीक है, दिस इज आउटसाइड द इम्प्लाइड अथॉरिटी। और चौथा, नॉट एडमिट लाइबिलिटी। बच्चों सुनना, केस शुरू है, तुम जाके तुम्हारे पार्टनरशिप की नहीं नहीं गलती हमारी है, मैं एग्री करता हूँ, हम लोग है ना मुकेश अंबानी को फंसा रहे हैं, अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं है, किया भी तो कोई सुन के नहीं लेगा। प्रिविलेज कम्युनिकेशन नाम की एक चीज होती है इंडियन एविडेंस एक्ट में। ठीक है, तो बोलने का मतलब क्या है सर, बोलने का मतलब इन शॉर्ट ये है कि आप ये सारे काम तुम्हारी इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आते। क्या? बैंक पार्टनरशिप में एंटर नहीं हो सकते, इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल परचेस नहीं कर सकते, बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, कोई डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन को अकेला पार्टनर रेफर नहीं कर सकता है, अकेला पार्टनर रिलिंग्विश या कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है, या फिर वो एडमिट नहीं कर सकता है अपनी लाइबिलिटी को, केस को विड्रॉ नहीं कर सकता है। समझ में आ गया सर, एकदम आराम से। उसके बाद में बच्चों ध्यान देना, एक बार मैं, आप इसको रेफर कर लो एक बार पटाख से, जो भी बातें मैंने आपको बताई है आपको स्क्रीन पे दिख रही है।
ठीक है। सेक्शन 18 हमने बताया था, म्यूचुअल एजेंसी जब तक स्कोप ऑफ अथॉरिटी के अंदर रह के काम कर रहे हो। एक्सप्रेस जो बताई है, स्पेसिफिकली बोली गई है। इम्प्लाइड में अगर 3 चीजें रहेंगी तो फर्म लायबल, अदरवाइज नॉट, और बच्चों ये इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद में सेक्शन 20 क्या बोलता है, क्या आप पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी को एक्सटेंड और लिमिट कर सकते हो, मतलब बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। मानो एक पार्टनर के पास अधिकार है कि वो कंपनी एक वगैरह के मैटर देख सकता है, मैंने उसकी अथॉरिटी को बढ़ाया कि तू फेमा के भी अधिकार देख, तू इसके भी देख। या एक पार्टनर के पास अधिकार है कि वो 10 लाख तक का मतलब ट्रांजेक्शन इंडिविजुअल कैपेसिटी में एंटर कर सकता है, क्या मैं उसकी इस अधिकार को बढ़ा सकता हूँ या घटा सकता हूँ? क्या मतलब मैं वो ये बोल सकता हूँ तू 10 लाख तक का नहीं, तू आज से 20 लाख तक के केसेस देख। क्या मैं ये बोल सकता हूँ तू आज कम कर सकता हूँ, तेरा लायक ही नहीं भाई 10 लाख का केस देखने का, तेरे को डील नहीं करता आता बड़े कस्टमर से, तो आज के बाद में सिर्फ 2 लाख तक के ही कस्टमर के साथ में डील करेगा। तो यस यू कैन इंक्रीज और लिमिट, मतलब एक्सटेंड और लिमिट द अथॉरिटी ऑफ पार्टनर। सेक्शन 20 बोलता है यस, लेकिन ये हो सकता है विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर ओनली। मतलब कैसे सर, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर ही होगा, इंडिविजुअल ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, बट क्या ये जो तुमने एक्सटेंशन और लिमिटेशन दिया ये थर्ड पर्सन के अगेंस्ट में काम करेगा? मतलब सर फॉर एग्जांपल देखो, ये बहुत ही प्यारा यहाँ से केस स्टडी बनता है बच्चों। ए बी दो पार्टनर थे, राइट। अब ए पहले 10 लाख तक के मैटर देखता था और बी भी बच्चों 10 लाख तक के मैटर देखता था। इसके बाद में इन्होंने बोला कि ए ने बी को रोक दिया, बोले तू 2 लाख के ऊपर के मैटर नहीं देखेगा, मैक्सिमम कैपेसिटी तेरा 2 लाख तक का ही मैटर देखना। बच्चों बी ने किसी के साथ में 12 लाख का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, 12 लाख का। क्या उसने अपनी अथॉरिटी के बाहर जाके काम किया? आंसर इज यस, आंसर इज यस। क्या वो थर्ड पर्सन दोनों से पैसा वसूल कर सकता है? आंसर इज यस, थर्ड पर्सन से दोनों से करेगा। बाद में वो अलग बात है ए बी से रिकवर करेगा क्योंकि वो उसके अथॉरिटी के बाहर गया, ठीक है। तो यहाँ पे फर्म तो प्राइमरली लायबल रहेगी, बट दिस एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन कैन नॉट बी एक्ट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में काम नहीं करेगा एक्सेप्ट द थर्ड पार्टी हैविंग नॉलेज। जब तक थर्ड पार्टी, अगर थर्ड पार्टी को नॉलेज थी कि यार बी के पास सिर्फ 2 लाख तक का ही काम करने का अधिकार है और फिर भी आप उससे 12 लाख का काम कर रहे हो, तो वहां पे थर्ड पार्टी को हम लोग ये स्कोप नहीं देंगे। तो यहाँ पे इन शॉर्ट अगर ऊपरा ऊपरी बोलो तो आप राइट को एक्सटेंड और लिमिट कर सकते हो विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। ये जो भी आप राइट एक्सटेंड कर रहे हो, लिमिट कर रहे हो, ये आपको पता है, थर्ड पर्सन को थोड़ी ना पता है। अगर थर्ड पर्सन को नहीं पता होगा इसके राइट जो एक्सटेंड और लिमिट किया है, तो वहां पे थर्ड पार्टी के लिए ये इफेक्टिव नहीं रहेगा। क्लियर है? और थर्ड पर्सन को पता है कि लाइट आपने रिस्ट्रिक्ट किया, फिर भी वो उसके बियॉन्ड स्कोप ऑफ अथॉरिटी जाके काम कर रहा है, देन फिर थर्ड पर्सन को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। सेक्शन 21 जो बात करता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। अब देखो बच्चों, अगर वैसे आपके अथॉरिटी में नहीं है, ऑल ऑल्दो इट इज इवन एक्ट इवन दो नॉट फॉल अंडर द एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी, भले ही तुम्हारी एक्सप्रेस अथॉरिटी में नहीं हो, इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं है, लेकिन आपने वो काम किया इसके लिए कि फर्म को लाइबिलिटी से बचाया जाए, इसके लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स वाले तुम्हारे ऑफिस में आ गए थे, इनकम टैक्स बोलो या हाँ, वो बोले अगर तुमने तुम्हारा इतने साल का रेवेन्यू पे नहीं, टैक्स पे नहीं किया, तो हम अभी के अभी ऑक्शन सेल को लगा रहे हैं, तुम्हारा प्रॉपर्टी सील कर रहे हैं हम तुम्हारा ऑफिस। तो बच्चे तुमने पैसे निकाले दे दिए खुद के जेब में से, क्या मैं बोल सकता हूँ तुमने जो हरकत किया वो तुम्हारी अथॉरिटी में नहीं था, लेकिन तुमने किया टू सेफगार्ड द फर्म, टू सिक्योर द फर्म, टू प्रोटेक्ट द फर्म, कि उसकी लाइबिलिटी बढ़े नहीं। तो ऐसे वाले केस में यू हैव राइट कि आप लोग वो पैसा बाकी वाले पार्टनर से कवर कर सकते हो। सिंपल है। मानो और एक एग्जांपल, आग लग गई बिल्डिंग में, तुमने क्या किया, पर्सनल लेवल पे पानी वानी मतलब या पानी बोलो या कुछ तो भी तुमने खर्चा किया, फायर विजिट वालों को, प्राइवेट फायर विजिट वालों को बुलाया और उसको बचाया। अब जो तुमने काम किया वो इमरजेंसी में किया, तो ऐसे केस में यू हैव राइट टू रिकवर दैट मनी। सिंपल है, यस और नो। सो act even though not under the express or implied authority but to save the partnership from, can I say, total loss and the liability, and वो जो काम कर रहे हो for the benefit of partnership होगा, then other partner will be liable, तो बाकी के पार्टनर लाइबल रहेंगे इसके एक्ट के लिए, वो उसको पैसा रिटर्न करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों तुम्हारा सेक्शन 23। अब ये बड़ा इजी है, इफेक्ट ऑफ एडमिशन एंड द रिप्रेजेंटेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस। बच्चों यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। मानो पार्टनर ए है, ठीक है, पार्टनर ए है, पार्टनर बी है, पार्टनर सी है, पार्टनर डी है, इनकी शॉप है और ये केस लॉ है जो एग्जाम में आ चुका है। ठीक है। थर्ड पर्सन आता है बच्चों, वो बोलता है
कि मेरे गाड़ी का मुझे एक इंजन दो। क्या चाहिए इसको? इंजन चाहिए बाइक के लिए। तो जो पार्टनर ए होता है ये इसको क्या देता है बच्चों? एक इंजन देता है बाइक के लिए। तो ये पूछता है कि वेदर इट इज सुटेबल फॉर माई बाइक। क्या ये मेरे बाइक के लिए सुटेबल है क्या? मेरे बाइक के लिए ये सुटेबल है क्या? और मेरी बाइक XYZ मेरी बाइक है, ठीक है। इसने बोला यस। यस, ये जाता है अपनी बाइक को लगाने की कोशिश करता है इंजन, बराबर। और बच्चों वो बाइक को, इसकी जो इंजन है वो लगता नहीं है, एक्चुअली नॉट सुटेबल। तो ऐसे केस में इसने क्या किया? रिटर्न किया। इसने रिटर्न कर दिया, लो बोले तुम्हारा वापस, क्योंकि इट इज नॉट सुटेबल फॉर माई पर्पज। यहाँ पे क्या BCD की लाइबिलिटी अराइज होती है फॉर द रॉन्ग एक्ट ऑफ मिस्टर ए? तो बोले सुनना, BCD ये नहीं बोल सकते, अरे ए ने बोला था, हमने थोड़ी ना बोला, वी आर नॉट लाइबल, ऐसा नहीं होता है। सुनना, तो यहाँ पे बोला है अगर एक पार्टनर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस कुछ रिप्रेजेंटेशन देता है तो ऐसा माना जाएगा सारे पार्टनर ने रिप्रेजेंटेशन दिया। इट इज इक्वली, ऑल पार्टनर आर इक्वली लाइबल। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इफेक्ट ऑफ एडमिशन। एडमिशन मतलब ये जो बोलता है ना, यस सुटेबल फॉर योर, ये एडमिशन होता है। इफेक्ट ऑफ एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, एग्जांपल बाइक का मैं बता दिया, ऑल पार्टनर आर इक्वली लायबल। सेक्शन 24 बच्चों जो बात करता है, इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिव पार्टनर एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड। बच्चों सुनना, क्या होता है, ये वही फॉर्म ABCD, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन जो मैं आपके साथ में डील कर रहा हूँ, इट्स योर एग्जाम क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ए जो है वो एक्टिव पार्टनर है। अब इस एक्टिव पार्टनर को बच्चों हमने भेजा कार लेने के लिए। क्या लेने के लिए सर? कार लेने के लिए इसको हमने भेजा। बच्चों ये कार लेने के लिए गया, ठीक है। तो इसको पता चला जो कार का हेडलाइट है ना, ये बंद है, बंद है। बाद में इसने देखा तो इसको पता चलता है कि यहाँ पे डेंट है, गाड़ी को बहुत सारे डेंट भी है, ठीक है, बहुत सारे। तो क्वेश्चन आता है, क्या ये चीज इसके नोटिस में आई, इसके ध्यान में आई कि गाड़ी को डेंट है? बोले हाँ आई। क्या इसको पता चला हेडलाइट बंद है? बोले हाँ पता है। तो ऐसे केस में बाद में BCD ये नहीं बोल सकते अरे इसको पता था हमको नहीं पता था, नहीं। नोटिस टू एक्टिव पार्टनर कंसिडर नोटिस टू ऑल पार्टनर, नोटिस टू फर्म। सो क्या बोल दिया, इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिव पार्टनर, बराबर। तो माना जाएगा इफ सारे पार्टनर्स को नोटिस मिल चुका है, ये लोग लायबल रहेंगे उस कार को परचेस करने के लिए। अब मानो बच्चों, बट इफ केस ऑफ फ्रॉड, अगर ये केस फ्रॉड का होता, मतलब ए जिससे गाड़ी परचेस कर रहा है वो रिलेटिव था। ये कौन था? ये रिलेटिव था, किसका? सर ए का। इसके लिए उसने वैसे गाड़ी परचेस की, तो यहाँ पे ए फ्रॉड कर रहा है बच्चों, यस और नो। तो ऐसे वाले केस में अदर पार्टनर इज नॉट लायबल। तो इन शॉर्ट यहाँ पे इफेक्ट ऑफ एडमिशन टू एक्टिव पार्टनर, आपने जैसे एक पार्टनर, एक्टिव पार्टनर को नॉलेज आ गई, माना जाएगा सबको ही नॉलेज आ गई, राइट, एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड। अगर वो पार्टनर खुद फ्रॉड में इन्वॉल्व होगा तो वहां पर बाकी पार्टनर लायबल नहीं रहेंगे, सिंपल। सेक्शन 25, सेक्शन 25 एक बार सारे सेक्शन देख लेते हैं। सेक्शन 18 आपको बोलता है म्यूचुअल एजेंट से एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के एक्ट के लिए लायबल है अगर वो अपने स्कोप ऑफ अथॉरिटी के अंदर रह के काम कर रहा है। सेक्शन फिर स्कोप ऑफ अथॉरिटी, एक होती है एक्सप्रेस जो कहीं पे दी नहीं है, एक होती है इम्प्लाइड। इम्प्लाइड बच्चों हमने बोला है कब लायबल रहेंगे एक इंसान दूसरे पर्सन के एक्ट के लिए, तीन बातें। सेक्शन 19(1) और सेक्शन 22 जो बोलता है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, यूजुअल वे ऑफ डूइंग बिजनेस में होना चाहिए, इन द नेम ऑफ द फर्म होना चाहिए, सिंपल है, यस सर। और उसके बाद में क्या तुम्हारी इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आता है? 4 डिस्प्यूट, एक बैंक अकाउंट, 2 इमूवेबल प्रॉपर्टी और एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। उसके बाद में सेक्शन 22 बोलता है इस राइट को आप एक्सटेंड और लिमिट कर सकते हो, लेकिन ये जो राइट आपने एक्सटेंड लिमिट किया सारे पार्टनर के कंसेंट के साथ में होना चाहिए, एंड इट विल नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट द थर्ड पर्सन, राइट। सेक्शन 21 क्या बोलता है? इमरजेंसी में किए गए काम के लिए आप पार्टनर्स को कॉम्पेंसेट करके दो, ठीक है। सेक्शन 23 बोलता है कि अगर एडमिशन दिया एक पार्टनर ने, अज्यूम दैट एडमिशन दिया सारे पार्टनर ने,
उसके बाद में सेक्शन 24 बोलता है इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिव पार्टनर। एक एक्टिव पार्टनर ने को नोटिस मिल गया ऐसा माना जाएगा, सारे पार्टनर को नोटिस मिल गया, सिंपल है। सेक्शन गाइस 25, अब आता है सेक्शन 25, राइट। सेक्शन 25 एंड सेक्शन 27 होने के बाद में वी कैन स्टॉप ओवर हियर, राइट। लेकिन एक बार आपको मॉड्यूल से गो थ्रू करा दूंगा नोट से। सेक्शन 25 क्या बोलता है, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म। अगर बच्चों फर्म मतलब वही एज गुड एज, जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे मानो कोई भी पार्टनर ने कोई काम किया होगा, म्यूचुअल एजेंसी है, हम लोग लायबल रहेंगे, बोलो हाँ। यहाँ पे ये बोलता है कि आपकी जो लायबिलिटी वो अनलिमिटेड है और आपकी लायबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल है। मतलब जो क्रेडिटर है ना, ही कैन स्यू ऑल द पार्टनर, ऑल सिंगल पार्टनर भी। मतलब पार्टनर कितने बच्चों, ए बी सी डी, चाहे तो वो सिर्फ डी के ऊपर केस फाइल करें, बाद में डी अपना अपना पैसा किससे रिकवर करे, ए बी सी से रिकवर कर सकता है, बस यही था। सो लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म, जॉइंट एंड सेवरल होती है इनकी लायबिलिटी। क्रेडिटर कैन स्यू ऑल और एनी वन ऑफ देम, बराबर सेपरेटली। लायबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर आर अनलिमिटेड, ये भी पता है। एंड एनी पार्टनर पेइंग मोर देन हिज लायबिलिटी, अगर मानो ए बी सी डी में डी के ऊपर केस किया, डी ने ही सारा लायबिलिटी पे किया, ही कैन क्लेम अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर पार्टनर, वो बाकी वाले पार्टनर से पैसा वसूल कर सकता है। सेक्शन 25 डन। सेक्शन 26 गाइस, लायबिलिटी ऑफ फर्म फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द पार्टनर। लाइक सेक्शन 10 में भी बोला था बच्चों, यस और नो। अगर विलफुल नेग्लिजेंस होगा तो वी आर नॉट लायबल, फ्रॉड होगा तो वी आर नॉट लायबल, अगर नॉर्मल निग्लिजेंस है या लैक ऑफ नॉलेज एंड स्किल है देन फर्म विल बी लायबल। तो यहाँ पे लिखा है बच्चों, फर्म लायबल टू द लॉस इंजुरी कॉस्ट टू थर्ड पर्सन बिकॉज ऑफ द एक्ट ऑफ द पार्टनर। पार्टनर की वजह से थर्ड पर्सन को कुछ लॉस इंजुरी होता है तो उसके लिए फर्म लायबल रहेगी, प्रोवाइडेड उस पार्टनर ने अपने स्कोप ऑफ अथॉरिटी में रह के काम करना, एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए, स्कोप ऑफ अथॉरिटी में होना चाहिए, सिंपल है, कुछ भी नई बात नहीं थी बच्चों। सेक्शन 27 सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन। अब देखो यहाँ पे दो बातें बोली है, यहाँ पे दो बातें बोली है कि पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी को मिसअप्लाइड करना। मतलब प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, इनिशियल कंट्रीब्यूशन, एसेट एक्वायर, गुडविल, या इसके अलावा आपका पैसा कोई क्रेडिटर से आपको मिला होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। सो लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर द मिसएप्लीकेशन बाय द पार्टनर। अब क्या हुआ, अ पार्टनर रिसीव मनी फ्रॉम थर्ड पार्टी एंड मिसअप्लाइड। दो बातें, दो सिचुएशन है, आप गए मार्केट में क्रेडिटर से पैसा लिए और वो पैसा लेके आप भग गए, मिसअप्लाई कर दिया आपने, बराबर। सेकंड, अ फर्म रिसीव प्रॉपर्टी, इस बार वो फर्म, सुनना, पहले केस में पैसा फर्म तक आया ही नहीं, आप गए पैसा लिया आप भाग गए। दूसरा, वो जो प्रॉपर्टी या पैसा है वो कहाँ पे आया, फर्म में आया, एंड मिस अप्लाइड बाय द पार्टनर व्हाइल इन द कस्टडी ऑफ द फर्म, और आपने उसको मिस अप्लाई किया, आप वो लेके भगे बिजनेस में आने के बाद में। तो इन दोनों भी केस में, इन बोथ द केस फर्म वुड बी लायबल इन बोथ द केस, दोनों भी केस में फर्म तो लायबल रहेगी थर्ड पर्सन के लिए, दैट्स इट। तो यहाँ पे अपना सेक्शन 27 कंप्लीट होता है बच्चों, एकदम आराम से फोकस करना। अब हम लोग यहाँ से कवर कर लेते हैं। देखो ये आपको लिखना है सब कुछ, ठीक है। सेक्शन 18 बात करता है पार्टनर टू बी एजेंट ऑफ द फर्म। अ पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, सिंपल है, ओके। पार्टनर इज द प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट, ओके। एनी एक्ट डन बाय द पार्टनर विद इन अ स्कोप ऑफ अथॉरिटी बाइंड द फर्म, विद इन स्कोप ऑफ अथॉरिटी बाइंड द फर्म। अब ये क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, यहाँ पे हमने दिया है व्हाट इज नॉट इम्प्लाइड अथॉरिटी। सेक्शन 19 इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर क्या होता है, पहले इम्प्लाइड क्या होता है फिर क्या नहीं होता है। So authority of the partner to be bind the firm conferred by this section called as implied authority। अब यहाँ पे देखो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी का फॉर्म है, तो क्या ना ऐसे कंपनी फॉर्मेशन करना और क्लोजर करना ये मेरे लिए नॉर्मल काम है, तो ये मेरी इम्प्लाइड अथॉरिटी है। बट कांट, हम लेंड नहीं कर सकते, हम लोग बोरो नहीं कर सकते। वहीं पे बच्चों फाइनेंसिंग फर्म होगी या एक बैंकिंग कंपनी होगी कोई, तो वो पैसा लेंडिंग करना बोरो करना उनका नॉर्मल है। देखो जो हमारे लिए नॉर्मल नहीं है उनके लिए नॉर्मल है, मतलब it differ from firm to firm, yes or no, yes। a partner in the practicing CS does not have the same authority as the financing firm। जो पार्टनर इन प्रैक्टिसिंग CS है उसको वो अथॉरिटी नहीं है जो फाइनेंसिंग फर्म वाले पार्टनर को फर्म को है, yes or no। एक्ट बाउंड इम्प्लाइड अथॉरिटी। अब बच्चों सुनना 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 सुनना, कब कब कब, हाँ ऐसे, मतलब देखो यहाँ पे आ गया तुम्हारा एक्ट बियॉन्ड, बियॉन्ड चाहिए था इम्प्लाइड, कौन से एक्ट बियॉन्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी, चार बातें, चार डिस्प्यूट, दो इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक अकाउंट, एक बैंक अकाउंट और एक पार्टनरशिप। तो हम लोग वन बाय वन। अ पार्टनर कैन नॉट एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। अगर आप किसी के पार्टनरशिप में एंटर हो रहे हो ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, बियॉन्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी। बच्चों एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेस करना, इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करना, बियॉन्ड द अथॉरिटी, इम्प्लाइड अथॉरिटी। उसके बाद में
ओपन अ बैंक अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन ओन नेम, बराबर, ये भी आपकी एम्प्लॉयड अथॉरिटी। 4 डिस्प्यूट, डिस्प्यूट क्या है, सबमिट अ डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है उसको सीधा आप आर्बिट्रेशन में लेके जाओ, गलत, आपकी अथॉरिटी के बाहर है। कॉम्प्रोमाइज रिलिंग्विश करना अगेंस्ट थर्ड पार्टी, किसी की लाइबिलिटी को कम करना या फ्री कर देना उसको, थर्ड पार्टी को, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। विड्रॉल ऑफ द सूट एंड प्रोसीडिंग, केस शुरू है आपने विड्रॉ कर लिया फर्म का, बराबर, ये आपकी अथॉरिटी में नहीं है। नेक्स्ट, एडमिट द लाइबिलिटी ऑन द सूट एंड प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म के अगेंस्ट में कोई सूट शुरू है, आप वहां पे जाके अपनी लाइबिलिटी को एडमिट कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। ये बियॉन्ड द स्कोप, यहाँ से आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। सेक्शन 22 हमने पढ़ा था मोड ऑफ डूइंग द एक्ट, तो यहाँ पे बता दिया an act instrument done executed by the partners and other person on behalf of the firm, okay, कब हुआ जाएगा, जब वो in the name of the firm रहेगा and intention to bind रहेगा। ये बातें मैंने बताई थी, 3 बातें, पहले सेक्शन 19(1) से कि in the course of normal business होना चाहिए, दूसरा क्या बोला था मैंने आप लोगों को कि वो नॉर्मल वे ऑफ डूइंग बिजनेस, और तीसरा था इन द नेम ऑफ द फर्म, तो ये इन द नेम ऑफ द फर्म सेक्शन 22 में था। उसके बाद में लिस्ट विच आर कंसिडर टू बी फॉल विद इन द स्कोप ऑफ एम्प्लॉयड अथॉरिटी, रेफर मॉड्यूल, ठीक है। उसके बाद में बच्चों सेक्शन 20 एक्सटेंशन रिस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स एम्प्लॉयड अथॉरिटी, आप पार्टनर्स की लाइबिलिटी को, एम्प्लॉयड अथॉरिटी को एक्सटेंड भी कर सकते हो, लिमिट भी कर सकते हो, लेकिन कैसे करोगे, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, कैसे, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। लेकिन थर्ड पर्सन के लिए ये एक्सटेंशन और लिमिटेशन काम नहीं करेगा जब तक उसको नॉलेज नहीं है। सो द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन द एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर बाय एग्रीमेंट शैल बी इफेक्टिव अगेंस्ट थर्ड पार्टी, कब होगा, अगर थर्ड पार्टी नो दैट द राइट आर रिस्ट्रिक्टेड, उसको पता है कि राइट रिस्ट्रिक्टेड है, या ही डोंट नो ही इज डीलिंग विद द पार्टनर, और उसको ये नहीं पता है कि मैं जिसको डील कर रहा हूँ वो पार्टनर है फर्म का, तो वहां पे हम लोग लाइबल नहीं, तेरे को यही नहीं पता है वो पार्टनर है या नहीं है, कैसे क्या हमें बाइंड करेगा ना, यू कैन नॉट अज्यूम कि उसके पास ये राइट होना चाहिए तो पार्टनर, तेरे को पता ही नहीं वो पार्टनर है या नहीं। सेक्शन 21 पढ़ा था, पार्टनर्स implied authority in emergency, तो पार्टनर कैन बाइंड द फर्म फॉर ऑल द एक्ट डन इन द इमरजेंसी, सच एक्ट विद अ व्यू टू प्रोटेक्ट द फर्म, फर्म को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द लॉसेस बाय द पर्सन इन द ऑर्डिनरी प्रूडेंस, एक नॉर्मल इंसान खुद के लिए क्या करता था अगर लॉस होता तो वैसे केस में। सेक्शन 23 इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय वन पार्टनर, ठीक है, यहाँ पे एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन मेड बाय अ पार्टनर कंसर्निंग द अफेयर्स ऑफ द फर्म is a evidence against the firm and it is made in the ordinary course of business। यहाँ पे बच्चों एग्जांपल दे दिया, x and y are the partner in the firm dealing with the spare part of the bike, right, z purchased the spare part from his for Yamaha bike after being told by x that the spare part is a suitable for his। अब बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, x ने बोला हाँ ये सुटेबल है z को तेरे बाइक के लिए, उसने परचेस किया, द स्पेयर पार्ट प्रूव टू बी अनसुटेबल फॉर द मोटर बाइक एंड इट इज डैमेज, और बच्चों सुटेबल नहीं था, उसकी बाइक डैमेज होगी, सो हियर एक्स एंड वाई बोथ आर लायबल, दोनों भी पार्टनर लायबल रहेंगे, ठीक है। सेक्शन 29 बच्चों इफेक्ट ऑफ नोटिस ऑफ द फर्म, अगर थर्ड पार्टी ने बच्चों कोई बात का नोटिस किसको दे दिया, एक्टिव पार्टनर को दिया जाएगा, इट इज डीम्ड दैट द नोटिस हैज बीन गिवन टू फर्म एंड ऑल पार्टनर्स, ओके, क्यों, म्यूचुअल एजेंसी एंड नोटिस ऑफ एजेंट इज कंसिडर्ड नोटिस ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है ना, यस। लेकिन नोटिस जो होनी चाहिए वो एक्चुअल नोटिस होना चाहिए, नॉट कंस्ट्रक्टिव नोटिस। एक्चुअल नोटिस मतलब जैसे फॉर एग्जांपल दिख क्या आ रहा है, बेंड है वगैरह, ये एक्चुअल नोटिस हो गया। कंस्ट्रक्टिव मतलब गाड़ी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो वो अपने को थोड़ी ना समझ में आएगा ना बच्चों, यस और नो, यस। इन केस ऑफ फ्रॉड, इन केस ऑफ फ्रॉड अगर आपने फ्रॉड किया, मतलब ये एक्टिव पार्टनर ही इन्वॉल्व है बच्चों थर्ड पर्सन के साथ में फ्रॉड करने के लिए, तो ऐसे केस में इट इज नॉट कंसिडर्ड नोटिस ऑफ फर्म। सो नोटिस गिवन टू एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर डज नॉट सीम टू बी नोटिस गिवन टू अ फर्म। अगर आप कोई एक्टिव पार्टनर को नोटिस दे रहे हो, फ्रॉड का केस है, तो इट इज नॉट कंसिडर्ड नोटिस ऑफ द फर्म, या आप स्लीपिंग पार्टनर को नोटिस दे रहे हो, दैट विल बी नॉट कंसिडर्ड द नोटिस ऑफ द फर्म, क्योंकि यहाँ पे बोला है नोटिस टू एक्टिव पार्टनर, ठीक है। लाइबिलिटी टू थर्ड पर्सन, यहाँ पे बच्चों आपको मैंने बता दिया सेक्शन 25 से लेकर 27 डील करता है। पहले लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म, अगर फर्म का कुछ एक्ट हुआ है उसके लिए सारे पार्टनर कैसे लेंगे बच्चों, जॉइंटली सेवरली लाइबल रहेगी, लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, थर्ड पार्टी डायरेक्ट एक पार्टनर को शू कर सकती है या सारे पार्टनर को शू कर सकते हैं। अगर किसी पार्टनर ने एक्सेस पे कर दिया अपनी लाइबिलिटी से, वो क्या, ही कैन कंट्रीब्यूट इट फ्रॉम द अनदर पार्टनर। सेक्शन 26 लाइबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द पार्टनर, बच्चों ये भी मैंने आपको बता दिया यस और नो कि अगर कोई पार्टनर ने कुछ गलत काम कर लिया है उसके लिए पूरी फर्म लायबल रहेगी। और उसके बाद में सेक्शन 27 व्हाट इज द लायबिलिटी मिस एप्लीकेशन बाय द पार्टनर, ये भी मैंने आपको बता दिया बच्चों कि आपने क्या किया,
मिस अप्लाइड किया प्रॉपर्टी को, एक तो बिफोर इन द कस्टडी ऑफ फर्म और आफ्टर इन द कस्टडी ऑफ फर्म, बोथ केसेस में फर्म विल बी लायबल, इन द बोथ केसेस firm will be liable. And here we are done with the section 27. We'll take one more lecture right afterward, and once we are done with that lecture we are done with the entire partnership act. अगर आप लोगों को पता हो रहा तो मैं एक एक पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, और इसके बाद में बच्चों मेरा एक मैराथन लेक्चर भी अवेलेबल है 1.5 घंटे का, जिसमें आपका पूरा पार्टनरशिप एक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा. सो टिल दैट पॉइंट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस.